बालापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बार सूखा पड़ गया। खेत खलिहान सब सूख गए और तो और नदी और कुएं का पानी तक सूख गया। सरपंच जी, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम और हमारे बच्चे भूखे रहेंगे? भूख और प्यास से सब मर जाएंगे। बिना पानी के खेती नहीं और खेती नहीं तो अनाज नहीं। तकरीबन सभी के घरों में अनाज खत्म हो चुका है। अब खाने को कहाँ से लाएं और पीने के लिए पानी कहाँ से लाएं? कुएं बिल्कुल सूख चुके हैं। अभी तक तो जैसे तैसे काम चला लिया था, पर अब नहीं। सरपंच जी, चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो। पूरे गांव की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अब आप ही बताएं हम क्या करें। मैं खुद इस समस्या को लेकर बहुत परेशान हूँ। सालों से गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। अगर बारिश हो जाती तो किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, पर अभी के लिए कुछ तो करना होगा। सरपंच जी, मुझे एक उपाय सूझा है। उससे सबकी परेशानी हल हो सकती है। थोड़ा मुश्किल है, अगर काम बन गया तो गांव के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, बताओ क्या उपाय है। हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। यही कि वो हवेली है ना, लाला रामदास की। लाला को मरे हुए सालों हो गए। जब वो जिंदा था तो हम ही लोगों को लूट लूट कर उसने अपना अनाज का गोदाम भरा। उसमें से उसने कभी दाना तक नहीं निकाल कर दिया किसी को। सुना है उस गोदाम में आज भी वो अनाज वैसे का वैसा ही रखा है। और तो और वहाँ हवेली में एक कुआं भी है। लाला गांव के लोगों को उस कुएं का पानी बेचा करता था। वो कुआं भी वहाँ अभी तक सही सलामत है। क्यों न हम हवेली में चलें और सभी अनाज वहाँ से निकाल लाएं। भूख प्यास से मरने से तो अच्छा है ना वो। सोचो, अगर वो सारा अनाज हम सबको मिल जाए तो कोई भूखा नहीं रहेगा सालों तक। फिर क्या था? सरपंच आगे आगे, गांव वाले उसके पीछे पीछे। हवेली सालों से बंद थी। हवेली में घुसते ही उन्हें सामने एक कुआं दिखाई देता है जो एक लोहे की टीन से ढका हुआ था। कुछ लोग कुएं के मुंह से उस टीन को झाड़कर हटा देते हैं। अंदर का नजारा देख सभी हैरान रह जाते हैं। पूरे गांव में पानी की एक बूंद तक नहीं। कुएं भी सूखे पड़े हैं और इस लाला के कुएं को देखो, पानी से लबालब भरा पड़ा है। सरपंच जी, ये अनाज सालों से यहाँ पड़ा है। अब तक तो ये सारा सड़ भी गया होगा। अगर ये अनाज सड़ गया होता तो इसकी बदबू पूरे गांव में फैल गई होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद ये अभी भी सही सलामत हो। देखो ना, इन अनाज के बोरों से कोई बदबू नहीं आ रही। चलो एक बोरा खोल कर देखें। ये तो चमत्कार ही हो गया। इतने सालों में अनाज का एक दाना भी सड़ा नहीं। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी ताजा ताजा भरा हो इसमें। सरपंच जी, अब गांव वाले भूखे नहीं मरेंगे। तभी वहाँ एक आवाज गूंजती है और आवाज उसी लाला की थी जिसका वो सारा अनाज था। मुंशी भूत बन चुका था। तुम सब शायद भूल गए कि बिना कुछ लिए मैं अनाज का एक दाना नहीं देता। फिर तुम सब मेरा इतना सारा अनाज कैसे ले जा रहे हो? इसकी कीमत दो मुझे। क्यों डरा रहे हो सबको? और हम सब तुम्हें इसकी कीमत क्यों दें? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। मैं लाला हूँ, लाला, और ये अनाज मेरा है। देखो, गांव में सूखा पड़ा है, पानी की एक बूंद भी नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। तुम्हें इसकी जो कीमत चाहिए मैं दूंगा, और गांव का कोई भी शख्स तुमसे राशन या पानी लेने आएगा, उसकी वो तुम्हें कीमत देगा। भूत अनाज के बदले सरपंच का पैर मांगने लगता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। भूत सरपंच का एक पैर उसके शरीर से अलग कर देता है और उसके बदले उन्हें थोड़ा अनाज मिल जाता है। जब सभी लोग गांव पहुंचते हैं तो वहां हवेली में उनके साथ और सरपंच के साथ क्या हुआ
अब सभी को पता चल जाता है कि लाला का भूत अनाज और पानी के बदले उनसे कुछ न कुछ जरूर मांगेगा। वहाँ भूत फिर से अपनी अनाज की दुकान गांव में खोल लेता है। इतने से अनाज से हमारा क्या होगा जी? मेरे बच्चे अभी भी भूखे और प्यासे हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि कल मैं लाला के पास जाऊंगी अनाज और पानी लेने। अगर वो मुझसे मेरा कलेजा भी मांगेगा तो मैं दे दूंगी, पर मैं अपने बच्चों को ऐसे भूख से बिलखते हुए नहीं देख सकती। घर के लिए राशन तो लाना ही होगा। गीता हाथ में थैला लिए पहुँच जाती है भूत के पास राशन लेने। आओ गीता रानी आओ, क्या चाहिए? दाल, चावल, आटा, बताओ क्या दूं? देखो, मुझे ये गीता रानी ना बुलाओ। मरने से पहले भी तुम्हारी नजर और सोच गंदी थी और अभी भी मैं राशन लेने आई हूँ। मुझे जल्दी से राशन दे दो। अच्छा ठीक है, जो चाहिए ले लो, पर उसके बदले मुझे तुम्हारी ये पतली पतली उंगलियां चाहिए। बस एक हाथ की, दूसरे हाथ की मैं बाद में लूंगा, जब तुम दोबारा आओगी राशन लेने मेरे पास। गीता के हाथ में सत्तू लेप बनाकर लगा देता है। आज उन्हें पेट भर खाने को तो मिला, पर उस खाने में उन्हें सुकून नहीं मिला। आंखों में आंसू लिए सभी ने खाना खाया। गांव के कई लोगों से भूत राशन के बदले उनका हाथ पैर मांग चुका था। आज गांव के लोगों की लंबी लाइन लगी थी राशन के लिए। आओ आओ, सभी आओ, मेरे पास अनाज की कोई कमी नहीं है, भरपूर अनाज मिलेगा तुम्हें। लाला बस कर, अब बहुत हो गया। क्या तुझे इन मासूम लोगों की हालत पर तरस नहीं आता? हाँ, देख जरा, देख इनकी हालत। बेचारे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपना अंग अंग तुझे निकाल कर दिए जा रहे हैं। ऐसे तो ये जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे, जीवन में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तुम लोगों ने मुझ पर तरस खाया था, हैं? तो मैं तुम सब पर तरस खाऊं? सरपंच, बीच में अपनी टांग ना अड़ा। जो एक टांग बची है उसे संभाल कर रख और अपने घर जा। मुझे मेरा काम करने दे। सरपंच जी, लगता है हमने उस हवेली में घुसकर बहुत बड़ी गलती की। वहाँ जाकर उसकी आत्मा को हमने जगा दिया। ये सही नहीं हुआ। गांव के भोले भाले लोगों को वो आज भी वैसे ही बेवकूफ बना रहा है, जैसे वो मरने से पहले मनाता था। ये भूत सबको नोच नोच कर खा जाए, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। ओ गांव वालों, अगर अगली बार राशन चाहिए तो अपने बच्चों को भेजना राशन लेने के लिए। अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा मुझे देने के लिए। अरे भाई लोगों, ये भूत अब हमारे बच्चों पर उतर आया है। राशन ये हमें नहीं, हमारे बच्चों को देगा और उन्हें भी हमारी तरह अपाहिज बना देगा। मैं अपने बच्चों को उस भूत की दुकान पर राशन लेने नहीं भेजूंगी। इन्हीं के लिए तो हम इस हाल में भी जी रहे। अपने बच्चों को भला कोई मुसीबत में कैसे डाल सकता है? हे ऊपर वाले, रहम कर हमारे बच्चों पर, उनकी रक्षा कर। हम सब मिलकर मंदिर चलते हैं, देखना भगवान हमारी जरूर सुनेगा। और वहाँ सरपंच और उसके साथ कुछ लोग भूत पर चुपके से नजर गड़ाए थे। तभी एक चमत्कार सा होता है। आकाश में काले बादल छा जाते हैं और उनसे बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। ये तो चमत्कार हो गया। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुनी ली। देखो, इस गांव में इतने सालों बाद बारिश होगी। सही में अब हमारी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ बनेगी। नदियाँ और कुएं फिर से पानी से भर जाएंगे। अब कोई भूखा नहीं मरेगा। उस भूत के अनाज की बोरियों को बारिश में लाओ घसीट के। ये अनाज ही भूत की कमजोरी है। बारिश का पानी इन पर पड़ेगा तो ये सारा अनाज सड़ जाएगा, और अनाज के सड़ते ही भूत भी मर जाएगा। जल्दी करो। पूरा गांव सरपंच की बात मानता है और सभी मिलकर बिना डरे भूत की दुकान से सभी अनाज गांव के बीचों बीच लाकर रख देते हैं। बारिश में सारा अनाज सड़ जाता है और उसके साथ भूत भी तड़पता हुआ वहां से गायब हो जाता है। अब पूरा गांव बहुत खुश था।
ये कहानी है मनीष और विशाखा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मगर मनीष की माँ शीला देवी ने अपनी सहेली को जुबान दे रखी थी कि वो अपने बेटे मनीष की शादी उसकी बेटी मीना से ही कराएगी। मीना और मनीष बचपन के दोस्त थे। मीना बचपन से ही मनीष को बहुत चाहती थी, मगर मनीष मीना को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता था। एक रोज की बात है, मनीष की माँ शीला देवी मनीष से कहती है, बेटा मनीष, अब तो तेरी सरकारी दफ्तर में नौकरी भी लग गई है। अरे अब तो मीना से शादी करने के लिए हाँ कर दे। और तू तो जानता है ना कि मैंने मीना की माँ को जुबान दे रखी है कि मैं मीना की शादी तुझसे ही कराऊंगी। माँ, आपको पता है ना कि मैं मीना से प्यार नहीं करता, तो फिर आप बार बार मीना से शादी करने की जिद क्यों करती हो? खैर, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इसलिए मैं तो चला ऑफिस। मनीष ऑफिस जाने से पहले विशाखा के घर जाता है और विशाखा से बोलता है, विशाखा, माँ रोज रोज मेरी शादी मीना से कराने के लिए पीछे पड़ी रहती है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि हम दोनों आज ही मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं। मनीष, तुम तो जानते हो कि मेरे पिताजी एक मजदूर हैं। उनके पास मेरी शादी करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। और अगर तुम्हारी माँ ने मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया तो? विशाखा, तुम इन सब की चिंता मत करो, बस शादी के लिए हाँ कर दो। फिर मनीष विशाखा और उसके पिता को मंदिर ले जाता है, जहाँ वे दोनों शादी कर लेते हैं। मनीष शादी करके विशाखा को अपने साथ अपने घर ले आता है। मनीष, तूने इस विशाखा से शादी कर ली, अब मैं अपनी सहेली को क्या जवाब दूंगी और मीना से कैसे आंखें मिला पाऊंगी? बेटा, ये तूने सही नहीं किया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं मीना से नहीं बल्कि विशाखा से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उससे मंदिर में शादी कर ली। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप मेरी मीना से शादी करा देती। और वैसे भी मीना बहुत समझदार लड़की है, आप उसे समझाओगी तो वो सब समझ जाएगी। फिर माँ मनीष और विशाखा की आरती करके उन दोनों को घर के भीतर ले जाती है। अगले ही दिन मीना गुस्से से मनीष के घर आती है और मनीष से बोलती है, मनीष, तुमने इस विशाखा से शादी कर ली, ये तुमने ठीक नहीं किया। और माँ, आपने तो मेरी माँ को जुबान दी थी ना कि आप मनीष की शादी मुझसे कराओगी, मगर आप तो एक नंबर की झूठी निकली। मीना बेटी, मेरी बात तो सुन। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। आप सबने मेरे साथ धोखा किया है। देखना, आप सभी को मेरी बद्दुआ लगेगी, हाय लगेगी मेरी। ऐसे बोलकर मीना वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ सही चल रहा होता है। बहू के आ जाने से अब शीला देवी को घर के काम से छुटकारा मिल गया था। वे घर का सभी काम अपनी बहू विशाखा से ही कराती थी। एक रोज मनीष विशाखा को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उन्हें मीना मिल जाती है। मनीष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, फिर भी तुमने मेरे साथ शादी क्यों नहीं की? देखना, तुम कभी खुश नहीं रहोगे और न ही तुम्हारी पत्नी और माँ। सभी को मेरी बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ। ऐसा बोलकर मीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मनीष, मुझे तो मीना की बातों से बहुत डर लगने लगा है। फिर इसी तरह मनीष और विशाखा की शादी को कुछ दिन और बीत जाते हैं। पर एक दिन विशाखा सुबह तैयार होकर मंदिर जाती है और सुबह से शाम हो जाती है, पर विशाखा मंदिर से वापस नहीं आती। मनीष रात को ऑफिस से घर आता है तो माँ मनीष से बोलती है, बेटा, बहू सुबह की मंदिर गई है पर अभी तक घर वापस नहीं आई। माँ के ऐसे बोलते ही विशाखा आ जाती है और वे किसी से कुछ भी बोले बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? मनीष अपने कमरे में जाता है और विशाखा से बोलता है, विशाखा, ये क्या हाल बना रखा है अपना, और तुम्हें मंदिर से घर आने में इतनी देर कैसे लग गई? जी, वो मैं रास्ता भटक गई थी, बस इसलिए देर हो गई। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अभी सोना है। फिर सुबह मनीष ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे देखता है कि विशाखा अभी तक नहीं उठी है, इसीलिए वे बिना नाश्ता किए हुए ही ऑफिस चला जाता है। कुछ देर में माँ आती है और देखती है कि विशाखा अभी तक सोई हुई है। माँ विशाखा को उठाते हुए बोलती है, अरे बहू, कब तक सोएगी? अब तो सुबह के 10 बज गए हैं। अरे अब तो उठकर हमारे लिए नाश्ता बना दे। रिया कब से अपने कमरे में कॉफी का इंतजार कर रही है। चल जल्दी से उठ और उसके लिए कॉफी बना दे और मेरे लिए चाय नाश्ता बना दे। विशाखा गुस्से में उठती है और माँ से बोलती है, ए बुढ़िया, कब से तेरी बकबक सुन रही हूँ। तू है कि मुझे चैन से सोने ही नहीं दे रही। जब देखो मुझे दुखी करती रहती है। घर का सारा काम मुझसे ही कराती, इसीलिए आज नाश्ता मैं तेरे लिए नहीं बल्कि तू मेरे लिए बनाएगी और रसोई का सारा काम भी। ए बहू, ये कैसी बातें कर रही है अपनी सास से?
लगता है कि तुझे सास वाला रूप दिखाना पड़ेगा। चल जल्दी से रसोई में जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर ला, नहीं तो। माँ की बात से विशाखा को बहुत गुस्सा आने लगता है। गुस्से से विशाखा की आंखें लाल हो जाती है और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। ए बुढ़िया, सुनाई नहीं दिया क्या? आज नाश्ता तू बनाएगी, रसोई का सारा काम भी तू ही करेगी। बहू, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? हाय रे, मेरी बहू चुड़ैल कैसे बन गई रे? अरे रिया बेटी, जरा देख तो, तेरी भाभी चुड़ैल बन गई, चुड़ैल। ए बुढ़िया, चिल्लाना बंद कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और अपनी बेटी को तू क्या बुलाती है? ते तो मैं मजा चखाती हूँ। जब देखो फोन पर लगी रहती है और अपना सारा काम मुझसे कराती है। इसे तो अभी बताती हूँ मैं। ऐसे बोलकर चुड़ैल रिया के कमरे में जाती है और रिया से बोलती है, अरे ओ रिया महारानी, चल उठ, खड़ी हो। जब देखो फोन कॉल्स, मैसेजेस, यही सब में लगी रहती है। माँ, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? माँ जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो ये हमें खा जाएगी। अरे बेटी, ये विशाखा बहू है, न जाने ये चुड़ैल कैसे बन गई। ए बुढ़िया, मैं तेरी विशाखा बहू नहीं बल्कि चुड़ैल बहू हूँ, चुड़ैल बहू। और अब अगर तूने बकबक की तो मैं तुझे पंखे पर उल्टा लटका दूंगी। चलो अब जल्दी से माँ बेटी घर के काम में लग जाओ और जाकर मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना कर लाओ। अब मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जल्दी करो, जल्दी। माँ और रिया चुड़ैल से डरते हुए रसोई घर में जाकर चुड़ैल बहू के लिए नाश्ता बनाने लगते हैं कि तभी रिया चुड़ैल की नजरों से बचते हुए अपने भाई मनीष को फोन करके सब बता देती है। मनीष रिया की बात सुनते ही जल्दी से घर आ जाता है और विशाखा को चुड़ैल के रूप में देखकर बोलता है, मुझे कल रात से ही कुछ अजीब सा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो ना बेटा, ये बहू नहीं, ये चुड़ैल बहू हमसे घर का सारा काम करा रही है। अरे मैं तो तेरी शादी मीना से कराना चाहती थी, पर तू तो ये चुड़ैल बहू ले आया। न जाने अब क्या होगा हम सबका। अगर तूने मीना से शादी की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। ए बुढ़िया, बहुत बोलती है, रुक अभी तेरा टेटुआ दबाती हूँ। ए चुड़ैल, अगर तूने मेरी माँ को कुछ भी किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी घर पर तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। अरे ये तांत्रिक बाबा को कैसे पता चला कि हमारी बहू चुड़ैल बन गई है? ये तो हमारे घर पर आ गए। माँ, इन्हें मैंने ही बुलाया है। जब से विशाखा मंदिर से लौटी है तब से मुझे वो कुछ बदली लगी, और जब रिया ने फोन पर बताया तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि विशाखा पर एक चुड़ैल का साया है। मनीष की बात सुनते ही चुड़ैल मनीष का गला पकड़ लेती है। तू मुझे तांत्रिक से पकड़वाएगा? अरे तुझे तो मैं अभी चुटकी में मसल दूंगी। हाँ। तभी तांत्रिक अपने झोले से भभूत निकालते हैं और मंत्र पढ़ते हुए भभूत चुड़ैल पर डाल देते हैं। मंत्रों के उच्चारण से चुड़ैल मनीष का गला छोड़ देती है। ए चुड़ैल, तू इस लड़की का शरीर छोड़ती है या मैं तुझे अपनी बोतल में कैद कर लूं? नहीं, मुझे फिर से बोतल में कैद नहीं होना, मगर मैं इस लड़की का शरीर भी नहीं छोड़ सकती। आखिर इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसका शरीर नहीं छोड़ सकती? बता, नहीं तो मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से अभी बोतल में कैद कर लेता हूँ। मुझे एक तांत्रिक ने भेजा है ताकि मैं इस लड़की के शरीर में प्रवेश करके घर के सभी लोगों का जीना हराम कर दूं। तांत्रिक चुड़ैल पर भभूत डालते हुए बोलता है, मगर कोई तांत्रिक ऐसा क्यों करेगा? चुड़ैल भभूत के कारण जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं, मैं वो सब नहीं जानती, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि एक मीना नाम की लड़की ने उस तांत्रिक को ऐसा करने को कहा था, और इसके बदले उस लड़की ने उस तांत्रिक को बहुत सारा सोना दिया था। अब तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब मुझ पर ये भभूत डालना बंद करो। इस भभूत के कारण मेरा पूरा बदन जलने लगा है। मनीष गुस्से से मीना के घर जाता है और उसे पकड़कर अपने घर ले आता है। मीना, तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। अब तो मैं तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगा। मनीष, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे माफ कर दो, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। फिर तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल को बोतल में कैद कर लेते हैं। विशाखा के ठीक होते ही मीना उससे माफी मांगती है। विशाखा मीना को माफ कर देती है। फिर तांत्रिक बाबा चुड़ैल को बोतल में कैद करके अपने साथ